कंस्ट्रक्टर ऐसा इसके अंदर एक उसी टाइप का ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट m%। चले जी आगे, ये देखो जी ये क्या कमाल काम है। उसने कहा कि मैंने ना अब थोड़ा सा इसको चेंज किया है। अब वो चेंज ये किया कि मैंने इससे कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, ये बनाया ये बनाया और ये बनाया, ये वाला मैंने प्रॉपर बनाया, ठीक है। प्रॉपर का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या पास हो रहा है, ये देखें यहाँ मैंने लिखा, ये देखिए इंटीजर आवर कॉमा इंटीजर मिनट और कॉमा इंटीजर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉलम लगाया, ये लाइन लिखी है, ठीक है। यार विलास से खड़े मार करो, खुद ही खड़े हो जाकर कहने की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कॉलम लगाया और यहाँ पे लिखा आवर और यहाँ पे एच पास कर दिया, कॉमा, हाँ जी बताएं, मिनट में मैंने एम पास कर दिया और कॉमा सेकंड में मैंने एस पास कर दिया, ठीक है। यार ये इधर करते हैं इतना या तो जूम ना किया करता। सो एक्चुअली हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर में ऐसा होना है कि यहाँ पे टाइम कॉलम टाइम लिखा और यहाँ पे नंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के साथ आवर में एच पास कर दिया, मिनट में एम पास कर दिया और सेकंड में एच पास कर दिया। डू यू एग्री? ठीक है। अब देखें हम क्या करते हैं। कंस्ट्रक्टर मैंने ये वाला बना दिया, ठीक है। अब देखें भाई कंस्ट्रक्टर कैसे लिखा क्या कर रहा है, यहाँ आता है, यहाँ से ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, ये तो खुद ही उसको कॉल कर और क्या करता है इसमें 0 0 0 भेजता है। तो एक्चुअली मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और वो बैकएंड पे क्या करेगा, मैंने ये वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। ये बात नहीं, कैन यू गेस कि ये कंस्ट्रक्टर कैसा बना? ये वाला, हाँ, यानी कि टाइम कॉलन टाइम और इसमें मुझे सिर्फ आवर पास हो। कैन यू टेल मी कि मैं इसका क्या बात करूं? ऑटोमेटिकली नहीं टाइम कॉल करूंगा, हाँ जी बताएं, एक्स पास कर दूंगा और इसकी जगह 0 ठीक है, और मुझे आप डिफाइन कर देंगे। यू आर सेइंग कैन यू गेस कि मैं ये वाला कैसे डिफाइन करूंगा? ये मिनट और सेकंड इसमें एच और मिनट चले जाएंगे और सेकंड की जगह में 0, ठीक है। बस में और तीसरा जो आखिरी वो मैंने डिफाइन कर दिया, बस में। तो इसमें फर्क तो कोई नहीं है, डिफॉल्ट जैसे काम कर मैं बस मैं कह रहा हूं कि इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं सिस्टम बनाने के। तो ये तो उल्टा हो गया ना, पहले हमने वो इन 0 0 कर दिया था और वहां पे बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं कि ये बहुत सारे तरीके हैं कंस्ट्रक्टर्स बनाने के। और कंस्ट्रक्टर्स कॉल भी हो सकते हैं, एक्चुअली ये होता है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है कि मैं कह रहा हूं भाई वो कंस्ट्रक्टर जो बना हुआ है इसके उसको मैं अपनी जो रिस्पांसिबिलिटी है वो मैं डेलीगेट करूं। सो एक्चुअली लुक एट दिस, कह रहा है कि एक्चुअली व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने अपनी रिस्पांसिबिलिटी फलाने कंस्ट्रक्टर को डेलीगेट कर दिया, मतलब अपने अंदर ही अपना कॉल है। बिल्कुल। नहीं कॉल हो रहा है वो तो कॉल नहीं दूसरा कंस्ट्रक्टर अपनी रिस्पांसिबिलिटी जो थी वो दूसरे कंस्ट्रक्टर को डेलीगेट करना, ठीक है। मेक सेंस? डिफरेंट भी हो सकता है बेटा क्या कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, इसमें टाइम है ना, हां तो कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट थिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। मेक सेंस? ऑलराइट। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं बेटा? जिस तरह कंस्ट्रक्टर्स होते हैं इस तरह से होते हैं, ठीक है। यार बंद कर दे यार, इस तरह कंस्ट्रक्टर होते हैं, इसी तरह कंस्ट्रक्टर होते हैं। कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर्स आर दोस फंक्शन जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, ठीक है। और कब कॉल होते हैं? जब हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो रहा है। जब स्कोप खत्म हो रहा है तो अगर वो डायनामिकली एलोकेट हो यानी हीप पर एलोकेट है तो प्रोग्राम के एंड ठीक है। प्रोग्राम के एंड पे या अगर आपने पॉइंटर के थ्रू डिलीट करवाया इसको तो वो डिलीट करते हुए ऑब्जेक्ट जो है फिर से कॉल, ठीक है। सबको समझ आ गई बात? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो ये डिस्प्ले की कहानी होगी। अब हम उस कहानी को यूज करते हुए एक बड़ी मजेदार सी क्लास, ठीक है। ये क्लास बनाइए जिसके अंदर नाम है क्रिएट एंड स्टॉप, ठीक है। क्रिएट एंड, ठीक है। शुजा तुम अपना बॉस देखना कि तुम्हारे जावा में जब तुम काम करते हो ना तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक्चुअली रेफरेंस बनता है, एक पॉइंटर बनता है। और C++ के अंदर वो जब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं तो एक्चुअली बैकएंड में पूरी मेमोरी बन जाती है। तो जावा में पॉइंटर तो होती नहीं है, जावा में सब कुछ ही पॉइंटर, जिसने भी कहा उसको पता ही नहीं पॉइंटर होता है। तो जावा में सब कुछ ही पॉइंटर होता है,
जावा में इवन आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो वो एक्चुअली बैक एंड बॉटम है, जैसे वो तो उसको इज इक्वल टू न्यू करना पड़ता है। जैसे वो मैट्रिक्स में मैटलैब में मैट्रिक्स में होता है, हमने कहा था ना कि उसमें अगर आपको इंटीजर भी बना वैल्यू देते हैं तो मैट्रिक्स में लगता है मैटलैब बिल्कुल ऐसी बात है, ठीक है। ये खैर ये इसका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बैक एंड पे वो हमेशा पॉइंटर से बना, ठीक है। तो ये देखिए क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। अच्छा ये इसके अंदर दो एट्रीब्यूट है, एक ऑब्जेक्ट आईडी और एक है स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है। और इसको यूज करते हुए कमाल किस्म की एक चीज़ सीखनी होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये कि देखें ये दूसरी तीसरी एग्जांपल है, चौथी एग्जांपल है हम करने लगे, लेकिन देखो कितनी चीज़ें जो कि हम सीखेंगे, ठीक है। और मैं कभी भी बोल दूँगा आपको लेक्चर में नहीं कभी ना आता, और यहाँ इतनी डिटेल में मैं बताया, तो प्लीज़ रीड द बुक, सो प्लीज़ लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ पर लिखा क्या, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना है, इसका नाम है ऑब्जेक्ट आईडी और एक स्ट्रिंग मैसेज। तो बाहर एक छोटी सी चलो ठीक है आगे, ठीक है। स्ट्रिंग मैसेज की टाइप क्या है? ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग मैसेज स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक्चुअली एक और लाइब्रेरी है जो कि आप ऊपर का इंक्लूड कर सकते हैं। स्ट्रिंग बैकएंड में जो कैरेक्टर अरे बनाते हैं ना, तो कैरेक्टर अरे की तरह की चीज़ है, आप उसको अरे की तरह एक्सेस भी कर सकते हैं, और आपने इसको अगर एक्सटेंड करना हो, एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, इसको ABC लिखी हुई है, DEF लिखा हुआ है, आप कहते हैं ये कंकैटिनेट हो, तो ऑल वी हैव टू डू इज S1 प्लस इक्वल टू S2 है, तो कंकैटिनेट। इस तरह इवन डबल इक्वल टू भी चल जाता है, और अरेज के ऊपर डबल इक्वल चलता है, स्ट्रिंग में चल जाता है, स्ट्रिंग पे चलता है। तो स्ट्रिंग की पूरी लाइब्रेरी है जो कि ऊपर आपको मिली हुई है, और आपकी अगली आने वाली जो आपकी लैब है उसमें आपने स्ट्रिंग लाइब्रेरी बनाई, ठीक है, ताकि एक दफ़ा हम बना लें, लेकिन पता लग जाए कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस हैं ना वो हम आपको बनवा लेंगे। फिर आपको कहेंगे आप जहाँ भी स्ट्रिंग यूज़ करनी है आप अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई यूज़ कर लें, या जो आपको STL के ऊपर टेम्पलेट लाइब्रेरी जो आपकी लाइब्रेरी है ना, उस जो HTML की लाइब्रेरी आप उसे वो यूज़ करें, ठीक है। फायदा पता क्या, ये लाइब्रेरी बनाने का फायदा सबसे बड़ा ये है कि जब आप कोडिंग कॉम्पिटिशन में जाएंगे ना, तो कोडिंग कॉम्पिटिशन में आपको स्ट्रिंग लाइब्रेरी को देना है, ठीक है। आपने ऊपर क्या करना है, ऊपर बस इंक्लूड करना है स्ट्रिंग, जिसमें यूजिंग नेम्स टू एसटीडी आ जाओगे। अब स्ट्रिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको काम करना है, ठीक है। तो वैसा नहीं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाइब्रेरीज के बारे में पता होना चाहिए कि इनसाइड क्या से वो काम कर रही हैं, फिर उसके बाद उसको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट चलिए, तो ये एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैसेज जो भी आप कहेंगे वो मैसेज चला रखेगा, और एक ऑब्जेक्ट आईडी है, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर बैकएंड में क्या करता है कि इंट लेता है और स्ट्रिंग लेता है, जो एक आईडी आती है वो उस आईडी को साइन कर लेता है, और जो मैसेज आता है वो मैसेज इस मैसेज को साइन, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर में क्या करता है, डिस्ट्रक्टर में एक्चुअली कहता है भाई मैं डिस्ट्रॉय होने लगा हूँ, मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, मैं डिस्ट्रॉय होने लगा हूँ, तो अपनी आईडी डिस्प्ले करेगा और जो अपना मैसेज है वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है, कि मैं ये वाला ऑब्जेक्ट हूँ और मैं डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये बात सुना, मैं आपको दिखा देता हूँ कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहा है, ये देखिए कंस्ट्रक्टर में क्या, ये जो भी आईडी आती है उसको मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू इनिशियलाइज कर देता है। क्या मतलब, जैसे क्रिएट होना क्या साइन करते हैं, और साथ ही वो मैसेज वाला जो एट्रीब्यूट है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, कहता है हां मैं जो अपनी ये कंस्ट्रक्टर लेता जा उसमें ये एट्रीब्यूट लिखवा देता, ठीक है। ये बात नहीं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन कहता है इसको ले जाओ, ठीक है, क्रिएट करो जैसे मन कीजिए। रिजल्टर में क्या करता है, रिजल्टर में कहता है जी ये छोटा ये लिखा है, यहां पे कहता है ऑब्जेक्ट आईडी डिस्प्ले कर देता है और डिस्ट्रक्टर रन्स और मैसेज, ठीक है, कि इस आईडी का डिस्ट्रक्टर रन हुआ है, ठीक है, और उसका मैसेज भी डिस्प्ले कि मैं कौन सा वाला हूं, ठीक है। सो फार सो गुड, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर से दोबारा पढ़ो, ये मैसेज पढ़ने में मैं भी आपसे प्रोग्राम चलाने लगा हूं और हमने कमाल चीजें सीखी, ठीक है। इसे तो समझ आ गया बात, कंस्ट्रक्टर इधर पढ़ने क्या मैसेज आएगा, कंस्ट्रक्टर पढ़ने क्या मैसेज आएगा, ऑब्जेक्ट आईडी कंस्ट्रक्टर का, ठीक है, डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट आईडी और फिर डिस्ट्रक्टर का, ठीक है, ठीक हो गया, ऑलराइट। अच्छा, अब बिफोर आई मूव टू मेन लेट मी टेल यू समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपको याद है मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज बता रहा हूँ, आपका प्रोग्राम जो होता है जब रैम में लोड होता है तो जो प्रोग्राम को जो मेमोरी मिलती है उसके 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। अरुज ये कौन सा हिस्सा होता है, नहीं ये होता है कोड सेक्टर, या इधर कर ले तेरी मेहरबानी यार, आप लोग जो देख रहे होते हैं वो जरा देखिए, ठीक है। यहाँ क्या होता है, तो फोकस इधर होता है ना, वो भूल जाता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है इसे कहते हैं ग्लोबल सेक्टर,
सर ये एक्स्ट्रा सेगमेंट है वो ग्लोबल सेगमेंट जैसे ही कहते हैं स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक सेगमेंट कहते हैं ग्लोबल सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद ये जो मेमोरी होती है ना ये एक्चुअली दो इसमें डिवाइड होती है, एक कहते हैं स्टैक सेगमेंट और एक कहते हैं हीप सेगमेंट, ठीक है। दोनों कंटिन्यूअस होते हैं, ये इधर से ऊपर तक जाती है, ऊपर नीचे, ठीक है। अग्री? अच्छा आप एक बात करो, क्या यार तुम्हारा जाना है ओके। ये ना मेरा एक फंक्शन है, इसका नाम है int, इसका नाम है f1। मैं कोई पैरामीटर पास करता हूँ, क्या पास करता हूँ, यहाँ पे ना मेरा एक int वेरिएबल है v, इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ उर्दू बेटा हमें एक बात है, ये मैंने v प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, और मैंने रिटर्न कर दिया क्या v, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं जब मैं f1 कॉल करूँगा और यहाँ पे सी आउट करूँगा तो क्या डिस्प्ले हो? हाँ 11, ठीक है। 11 डिस्प्ले होगा, डू यू ऑल एग्री? व्हाट अबाउट दिस? मैं दोबारा f1 करूँगा, 12 क्यों हुआ? 11 क्यों हुआ? क्योंकि वो 10 के अंदर एक टास्क हाँ? वो B10 है उसके अंदर टास्क है। नहीं जब मैं दूसरी दफा कॉल करूँगा तो फिर 11 में ऐड नहीं होना चाहिए? नहीं, क्यों? तो दोबारा आता है, दोबारा आके दोबारा v बनाता है और दोबारा आके v प्रोसेस करता है, ऐसा? Remember? Now this is something which is really good. अगर मैं इससे पहले देखूँ static असल में क्या करता है? Static भी मेमोरी बनाता है, लेकिन वो मेमोरी ये इनके पहले जब इनकी मैंने बनाया था ना तो वो इनके हाँ, और जैसे ये ब्लॉक खत्म होता है ये ब्लॉक यहाँ से उड़ जाता है, बस ना, ठीक है। जब मैं किसी वेरिएबल के साथ स्टैटिक लिखता हूँ तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो मेमोरी v है वो यहाँ नहीं है, बल्कि वो कहाँ बनती है, वो इस ग्लोबल स्कोप में या स्टैटिक स्कोप में जाती है और ये v बाहर, जैसे ये लाइन चलेगी ये v यहाँ तो वैल्यू क्या होगी 10, ठीक है। v में इंक्रीमेंट होगा क्या हो जाएगी 11, रिटर्न v होगा, रिटर्न v होगा तो एक्चुअली इधर जितने भी वेरिएबल बने हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन जब आप दोबारा f1 कॉल करेंगे तो आप ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, व्हिच मींस क्या मतलब है इसका, अब जब दोबारा इधर आएगा तो ये v तो उसमें क्या वैल्यू पड़ेगी 11। अब जब मैं v प्लस प्लस करूँगा तो वो वैल्यू हो जाएगी 12 और ये क्या आउटपुट करेगा, ये क्या आउटपुट करेगा, ये आउटपुट कर देगा 12 नहीं देगा, ये एक दफा चलती है उसके बाद नहीं। फर्स्ट जैसे वो मेल में हम रिटर्न कराते हैं उसको किसी में स्टोर कराते हैं एम्परसेंड साइज जब चेंज होता है हाँ? वैसे ही ये भी चेंज होके वहाँ पे जब दोबारा भेजेंगे नहीं ये वो स्टैटिक वेरिएबल कहाँ बनता है, स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेमोरी में बनता है और वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, ओके। वो डिस्ट्रॉय पता कब होगा, वो वर्ड डिस्ट्रॉय वाला प्रोग्राम है ये वाला आप सवाल मेरा ये है इसमें और ग्लोबल में फर्क क्या है? ग्लोबल वेरिएबल पता ना आपको, ग्लोबल वेरिएबल मेन से ऊपर आप बनाते हैं तो ग्लोबल सेगमेंट तो ये ग्लोबल सेगमेंट ये असेस नहीं होगा उसका फंक्शन में। ग्लोबल सेगमेंट जो है वो आप जहाँ बना देते ग्लोबल वेरिएबल जब आप बना देते हैं तो वो एक्चुअली उसके नीचे तमाम फंक्शंस में स्कोप्स में अवेलेबल होता है, लेकिन जो आपका स्टैटिक वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होगा तब जब वो इस स्कोप में आप वापस आएंगे, जैसे इस स्कोप में आएंगे
वो एक्चुअली ये वाला वेरिएबल आपको एक्सेसिबल होना चाहिए। बात समझ? Everybody understand? Yes. Everybody understand? Yes. ठीक है? Now look at this. Everybody is with me? ठीक है? जब आपका कोई लोकल वेरिएबल अपने स्कोप से निकलने लगता तो डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन अगर स्टैटिक वेरिएबल हो तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है? तो पास ओवर, शाबाश। इसमें फ़ायदा तो नहीं होगा, सासी जब नहीं होना इसमें बाहर की फायदा आते हैं, फायदा दिखाते हैं। ठीक है? आ जाए जी बता। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। प्लीज अब आपने मुझे इस प्रोग्राम की आउटपुट बताएं। ठीक है? प्लीज अब मुझे तुम्हें जूम करके लोगों का साथ ठीक है? जी ये क्रिएट फंक्शन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। जब कॉल हुआ तब दिखाऊँ। क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय फर्स्ट। ये फर्स्ट का वेरिएबल बना है ना बेटा? सबसे बेटा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? इसके लिए कॉल हुआ है ना? इसकी आईडी क्या है और मैसेज क्या है? ग्लोबल बिफोर में है ना? तो कंस्ट्रक्टर याद है क्या लिखा होता है? पहले कहता है मेरी आईडी ये है, यानी वो क्या डिस्प्ले करेगा? आईडी डिस्प्ले करेगा और क्या करेगा? एक कंस्ट्रक्टर याद है ये लिखा है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड फॉर हाँ जी क्या है? ग्लोबल बिफोर मेन। ओके ऐसे ही Yes. अब वो मेन के अंदर आ ये लाइन डिस्प्ले होगी। ये लाइन क्या होगी बताया मुझे? मेन बताया बेटा? फंक्शन और एग्जीक्यूशन बिगिंस। प्लीज दोनों साइड को पहले दिखाते जाएगा और यहाँ से यहाँ दिखाएगा। ठीक है? अच्छा उसके बाद लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट होगी। ये सेकंड बनेगा, which means यहाँ पे आएगा 2। सबसे बड़ा बताओ क्या? थोड़ा बड़ा लिखना है बस यहाँ पे। नहीं से बड़ा नहीं, मतलब ये पूरा नहीं आएगा। ठीक है? यहाँ पे 2 हो जाएगा और क्या होगा? सबसे बड़ा बताओ। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ठीक है फॉर 2 आइडियाज की। ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल ऑटोमेटिक इन मेन। ठीक है? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये कॉल। ठीक है? अच्छा तो 3 हुआ। ठीक है? 3 में क्या होगा? हाँ जी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड फॉर यहां पे क्या आ रहेगा? स्टैटिक और जी स्टैटिक इन मेन। उसके बाद क्या होगा? ये क्रिएट फंक्शन होगा। अब क्रिएट फंक्शन में क्या है? ये लाइन के ऊपर 18 आती है। मैं इस फंक्शन में जाता हूँ। ठीक है? बाद में इस फंक्शन में जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जानी है तो मैं वापस ही आना है, तो मैं अब स्टैटिक क्रिएट में जा रहा हूँ। ठीक है? क्रिएट में नहीं क्या होता जी? क्रिएट फंक्शन मैं बेटा रेड कर रहा हूँ उसको। ठीक है? रेड करेगा ब्लू कर। हाँ जी बताएं। क्रिएट हाँ जी क्रिएट फंक्शन और कॉलन एग्जीक्यूशन बिगिंस। ओके ऑलराइट। उसके बाद ये 5th कॉल होता है तो समझ में आपकी आउटपुट क्या होगी? 5th डॉट। हाँ जी बताएं अब क्या बनेगा जी? कंस्ट्रक्टर कॉल्ड फॉर हाँ जी बताएं ऑटोमेटिक जी लोकल ऑटोमेटिक इन क्रिएट। ठीक है? अब क्या होगा? 6 कॉल होगा। 6 हो गया डॉट हाँ जी बताएं जी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड फॉर हाँ जी लोकल स्टैटिक इन क्रिएट। ओके उसके बाद क्या होगा जी? 7th क्या कॉल होता है? लोकल जी कंस्ट्रक्टर कॉल फॉर लोकल ऑटोमेटिक इन क्रिएट। ओके अब क्या क्रिएट फंक्शन एग्जीक्यूशन है तो क्रिएट फंक्शन एग्जीक्यूशन एंड्स।
ओके ऑलराइट। अब सब बेटा मुझे बताएं, अब ये स्कोप खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। अब बेटा मुझे ये बताएं, अब किस किस ने डिस्ट्रॉय होना है, किस किस ने डिस्ट्रॉय होना है। ये फंक्शन से बाहर निकल तो इस फंक्शन में बने हुए तमाम लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो सिवाय और एक बात याद रखें, क्रिएशन जिस ऑर्डर में होती है, डिस्ट्रक्शन उससे अपोजिट ऑर्डर में होती है। बाय बिकॉज़ वो स्टैक पे बनता है, तो स्टैक पे यू बनता रहता है, रिलीज यू होती है, बात नहीं, ठीक है। फिफ्थ जो है वो फिफ्थ और सेवन जो है वो वेरिएबल है, वही डिस्ट्रॉय होगा। बिल्कुल सही बात। आपका फिफ्थ वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय होगा, 7 डिस्ट्रॉय होगा, 6 डिस्ट्रॉय नहीं होगा। पहले 7 तो होगा, बाद में 5 होगा। पहले 7 डिस्ट्रॉय होना चाहिए, फिर 5 डिस्ट्रॉय होना चाहिए, अगर हमने कहा कि वो स्टैक ऑर्डर में बन रहे हैं तो, ठीक है। सो हम अब क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं, मैं रेड लिख रहा हूं, कोई डिस्कशन शुरू होने से पहले, ठीक है। सबसे पहले कौन डिस्ट्रॉय होगा जी, 7 डिस्ट्रॉय, ठीक है। मैं मैसेज नहीं लिख रहा, वो आप खुद लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन डिस्ट्रॉय होगा जी, 5th डिस्ट्रॉय। उसके बाद क्या होगा, अब ये मेन खत्म हो जाएगा, राइट। अब हम वापस जाते हैं, अब क्या क्रिएट होना है, अब 4th में क्रिएट होना है ना, ये ना मेन एग्जीक्यूशन रिज्यूम। तो मैं दोबारा से ड्रैग पे लेके आता हूं, हाँ जी बताएं। अब मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स, ठीक है। उसके बाद 4th बनेगा, तो मैं लिखता हूं 4 डॉट, हाँ जी, कंस्ट्रक्टर कॉल फॉर ऑटोमेटिक इन मेन, ओके। उसके बाद ये देखिए क्या, उसके बाद एक्चुअली हमारा लिखा हुआ है कि मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन एंड्स। अब हमारा मेन खत्म हो गया। अब मेरा आपसे सवाल है, जैसे ही मेन खत्म होगा सबसे पहले कौन डिस्ट्रॉय होगा, ध्यान बता। ये आपके सामने मेन में बने हुए ना ऑब्जेक्ट, मेन में कितने ऑब्जेक्ट बने हुए, सेकंड बना है, थर्ड बना है, 4th बना है, कौन डिस्ट्रॉय सबसे पहले होगा, 4th वाला डिस्ट्रॉय सबसे पहले। So let me make a destruction for 4. So 4 will be destroyed first, 4 destroyed. उसके बाद कौन डिस्ट्रॉय, थर्ड डिस्ट्रॉय, सेकंड वाला थर्ड नहीं होगा डिस्ट्रॉय। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो स्टैटिक है। उससे पहले कौन डिस्ट्रॉय होगा, 2 डिस्ट्रॉय, 2 डिस्ट्रॉय जी। अब खत्म हो गए, अब क्योंकि प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है, तो अब सारे के सारे जो इस स्कोप में बने हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे। इस स्कोप में किस ऑर्डर में बने थे ये बताएं। सबसे पहले ग्लोबल बना था 1, फिर कौन बना था 3, फिर बना था 3, और फिर वहां पे जो बना था वो कौन था 6, जो स्टैटिक का कौन था वो ये था 6। तो डिस्ट्रक्शन किस ऑर्डर में होगी, 6, इससे रिवर्स ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन डिस्ट्रॉय होगा, 6 डिस्ट्रॉय, फिर कौन डिस्ट्रॉय होगा, फिर होगा 3 डिस्ट्रॉय, 1 डिस्ट्रॉय, फिर क्या होगा 1 डिस्ट्रॉय, ठीक है। लेट अस चेक कि ये हमारा आउटपुट जो आ रही है वो ठीक आ रही है, ठीक है। ये देखिए जी, 1 कंस्ट्रक्टेड, ओके, प्लीज रुक देखिए, दोनों ब्रेक करते हैं। फिर मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन बिगिंस, 2 कंस्ट्रक्टेड, 3 कंस्ट्रक्टेड, क्रिएट फंक्शन एग्जीक्यूशन बिगिंस, 5 कंस्ट्रक्टेड, 6 कंस्ट्रक्टेड, 7 कंस्ट्रक्टेड, ओके। और अब क्या होता है, आप जी एग्जीक्यूशन एंड्स और 7 is destroyed and 5th is destroyed. Main function resumes, 4th constructor begins, main function ends, 4th is destroyed, 2 is destroyed, and then 6 is destroyed, 3 is destroyed, 1 is destroyed. Okay? फायदा है इसका। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके फायदे क्या हैं वो आपको थोड़ी देर बाद। नहीं सर, ये करने का क्या फायदा हुआ आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होते हैं। जिस ऑर्डर में क्रिएशन होगी उससे रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रक्शन होगी, ओके। ये बात समझ। एक बात याद रखें, जो हीप ऑब्जेक्ट्स हैं
वो तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होंगे जब तक आप खुद डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। और अगर याद रखें, और अगर आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हाँ, ओएस उसको रिलीज करेगा। जब ओएस रिलीज करेगा तो वो फिर आप पे डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं करता, वो अपने तरीके से उस मेमोरी को रिलीज करता है। वो कहता है हाँ भाई ये पूरी मेमोरी से इस पूरा प्रोग्राम में मिली थी, डिस्ट्रॉय। ठीक है, वो फिर डिस्ट्रक्टर को कोई ध्यान नहीं रखता। ये बात सुना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? वो नहीं होगा कि आप ये फलाना डिस्ट्रक्टर कॉल करो, ना। जब आपने प्रोग्राम की मेमोरी को डिलीट कर रहे हैं तो कह रहा है इस पूरी मेमोरी को उठा के आप रिलीज कर दो। ठीक है, ये बात सुना? तो अगर न्यू से मेमोरी एलोकेटेड है हीप के ऊपर, तो उसके डिस्ट्रक्टर तब तक कॉल नहीं होंगे जब तक आप खुद कॉल नहीं करेंगे। अगर आप करवाना भूल गए तो वो कॉल नहीं होगा। ये मैंने बात समझाएगा। और प्रोग्राम में टर्मिनेट होगा तो मेमोरी आपको दोबारा आपकी रिलीज हो जाएगी, लेकिन फिर भी डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। ओएस खुद ही उस मेमोरी को क्या करता है, रिमूव कर देता है। बात सुना? ठीक है। बाय द वे, जावा में आपको डिस्ट्रक्टर्स वगैरह जो है ना वो उस तरह ये आपको हीप वाली मैंने जो बात की है ना, जो आपको खुद मैनेज करनी पड़ती है, उसमें इस तरह की चीज़ नहीं। जावा खुद ये मैनेज करता है कि कैसे मैंने हीप पर बनाई चीज़ को कैसे। मैं सुना उनका प्रोजेक्ट इस और लिंक। हाँ, ओके जी, लुक एट दिस। आप कुछ बातें हैं जो बताने वाली हैं। ये अगेन इसने टाइम का सेटअप बनाया। उसने कहा कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो कि आपको केयरफुली देखनी चाहिए कि ये कभी भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, जिसने एक ना बैड सेट आवर बनाया, आपको इसने वैल्यू चेंज कर दी थी ना, तो ये कहता है कि 10 की सेट करता है बल्कि उसको रिटर्न भी करता। ठीक, अच्छा, और रिटर्न भी बड़ा कैसे करता है, एंड एम परसेंटेज करता है। क्या इसका मतलब क्या? तो देखिए, ये मैं इस जो सेट बैड सेट है और ना, इसको मैं आपको दिखा और इसकी रिप्रिकेशन दिखाता हूँ कि कभी भी किसी अपने प्राइवेट एट्रीब्यूट को बाहर जब भिजवाओ तो उसकी कॉपी भिजवाओ, उसको ओरिजिनल को ना भिजवाओ। ये ओरिजिनल को आपने भिजवा दिया तो आपके साथ क्या हो सकता है। ये देखिए, ये इसने कुछ भी नहीं किया। ये देखिए, ये इसने पूरी क्लास बनाई है, ये गेट आवर बनाया, ये सेट सेट क्या करता है, जो भी आवर आता है अगर वो विद इन रेंज होता है तो ठीक है, वो सेट कर देता है। तो आखिर में रिटर्न आवर करता है। जब वो रिटर्न आवर करता है और यहाँ पर एंड m % लिखा हुआ है, अच्छा m% मतलब क्या है, ये वो ऑब्जेक्ट को रिटर्न हुआ है। ठीक है, ये उसने इसलिए लगाया था कि मैं देखना चाहता हूँ कि यार वाली वाकई सेट हो गई है, ठीक है, बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन इसकी वजह से होता क्या, ये देखिए मैंने बनाया, ये देखिए चलो मैं यहाँ लिखता हूँ टाइम टाइप का t1, और मैं ये देखो तो सबके 000 वैल्यू सेट हो जाएगी, है ना। और आप देखें ये t1 डॉट सेट क्या था, सेट बैड आवर था। अच्छा, इसमें मैं ना ये देखिए, इसमें मैं ना 3 सेट है। अब आवर 3 सेट है, कोई गलती तो नहीं है इसके अंदर, है ना। अच्छा, ये मैं क्या करता हूँ, ये मैंने रिसीव किया, वो समझ रहा था कि तुम सिर्फ सी आउट करवाओ, तो मैं सी आउट भी करवा दूंगी। यार ये वैल्यू उसने बड़ी एफिशिएंसी दिखाई। उसने कहा कि मैं जैसी वैल्यू सेट करता हूँ साथ ही रिटर्न भी करवा दूँ, ताकि उसने अगर आउटपुट करवानी तो आउटपुट करवा दे, है ना। लेकिन वो आउटपुट नहीं करता, तो ये स्टोर करता है। क्या तो रिटर्न कर रहा था, क्या होगा, ये रंदा फिर चुका है। रिटर्न वैल्यू पे तो नहीं ना होती, क्यों नहीं हो, सेट आवर में क्या, ये सेट बैड आवर में क्या करना है, उसने एक्चुअली ये आवर जो है रिटर्न करवा, है ना। तो एसेंशियली इस जगह पे क्या रिप्लेस हो, इस जगह एसेंशियली रिप्लेस हो गया t1 डॉट आवर, हाँ, और उसकी वैल्यू क्या सेट हो गई है, 73 सेट हो गई। ये वैल्यू सेट हो जाएगी, इलीगल वैल्यू, क्योंकि आपने मेन फंक्शन को एक्सेस दे दिया उसको सेट। और अगर आपने एक्सेस दे दिया तो उसके मतलब वो जो मर्जी करता है। लेकिन ये तो हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने रेफरेंस भिजवा दिया बाहर, तो उसके मतलब आपको कुछ जो मर्जी करता है। अगर आपने रेफरेंस बाहर भिजवा दिया तो आपको उस रेफरेंस से जो मर्जी करता है। इसीलिए गेट के साथ काउंट लगाना जरूरी है, इसीलिए गेट के साथ काउंट लगाना जरूरी है, इसलिए सेट को वॉइड करना जरूरी है। बस में एक और भी काम हो सकता है, बता, ये देखिए मैं एक और काम करता हूँ, ये देखिए
मैंने ये सेट बैड आवर कॉल किया, मैंने यहाँ पे इंटीजर m% अनसाइंड इंटीजर m% रैप बनाया और उसको स्क्रॉल कर दिया। अब ये क्या है? रैप क्या चीज है? रेफरेंस बन गया है किसका? ये t1 डॉट आवर का। अब अगर आप रेफ की वैल्यू 107 कर दें, वो आवर की वैल्यू 7 दें। क्यों? क्योंकि आपने सिंपली बाय रेफरेंस डन किया, आप वो चाहे जो मर्जी करता रहे। तो एक्चुअली आपने रूट की डेफिनेशन को वायलेट कर दिया। सो अल्दो C++ की इजाजत देता है कि आप बाहर एक्सेस किसी को देना चाहे दे दे, लेकिन ऊप में ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसकी वैल्यू को रिटर्न करवाएं बाय रेफरेंस। ओके, अगर आप बाय रेफरेंस रिटर्न भी करवा रहे हैं तो उसके भी पीछे कॉस्ट है, चेंज ना हो। लेकिन कई जगह पर आपको बाय कांस्टेंट के बगैर कांस्टेंट करना नहीं करना, और आपको कोई गुजारा नहीं है आपको रिटर्न करवाने के बाद। ठीक है, ये बात सुनाई। सर अगर हम पहुंच कर देंगे तो ये वैल्यू चेंज ही ना करें। एक और मजेदार, पिछली क्लास में एक बड़ा जबरदस्त सवाल हुआ था कि व्हाट इफ कि मैं m% डी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता हूं। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनाई। अब कॉम्प्लेक्स में क्या करता है? दो नंबर को ऐड करता है तो एक रिजल्ट बनाता है और रिजल्ट रिटर्न करता है। व्हाट इफ कि मैंने वो बाय रेफरेंस रिटर्न करवा दिया? फिर तो नहीं, फिर तो बहुत ही बड़ा मसला रहता है। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट उसने बनाया है वो क्या है? वो बेसिकली एक वो उस स्कोप का, वो जो रिजल्ट के अंदर हमने जो ऐड के अंदर हमने रिजल्ट बनाया वो क्या है? वो उसका लोकल वेरिएबल है, लोकल ऑब्जेक्ट है। और अगर हमने वो बाय रेफरेंस रिटर्न करवा दिया तो वो तो अगले ही लम्हे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर आपने बैक एंड पे वहां पर उसका रेफरेंस बनाया हुआ है तो भाई फिर तो गए काम से। आप वो जब उसको चेंज कर लेंगे तो एक्चुअली इलीगल मेमोरी एक्सेस हो जाएगी, तो फिर वो पता नहीं क्या करेगा। ये बात समझ? सो कभी भी लोकल कॉपी को रिटर्न नहीं करवाते। चेक करना जाके, मेरे ख्याल में नई सीक्वेंस के अंदर रेफरेंसेस को बाय लोकल रेफरेंस को बाय रेफरेंस रिटर्न करने की इजाजत ही नहीं। ठीक है, तो लोकल रेफरेंस को हमेशा वो बाय कॉपी रिटर्न करवा सकते। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो ये देखिए एग्जांपल देखिए, ये इसने किसने क्या काम किया? ये इसने ये देखिए क्या कहा। उसने कहा कि मैंने टाइम t बनाया, t डॉट बैक सेट कॉल किया तो 20 गई। अब ये वैलिड आवर है। अब वैलिड आवर होगा तो ये जो आवर रेफरेंस है ये क्या बन जाएगा? ये उसी t डॉट आवर का रेफरेंस है। अब वो वैलिड आवर की वैल्यू आउटपुट करता है, जो कि आवर रेफरेंस है उसमें क्या है, वो वैल्यू क्या आ जाएगी? वो 20 वैल्यू ठीक है, लेकिन अब वो आवर रेफरेंस इज इक्वल टू 30 कर देगा। और अब जब वो t डॉट गेट आवर कॉल करेगा तो क्या आउटपुट होगी? 30 आवर। और कोई एक्सेप्शन वगैरह थ्रो नहीं हुई। क्यों? ये थ्रो तब हो रही थी जब उसका सेटर कॉल होना था। आपने तो आप उसको डायरेक्ट एक्सेस दे दिए, वो डायरेक्टली एक वैल्यू चेंज करा, तो कोई एक्सेप्शन वगैरह थ्रो नहीं है। ओके, सिमिलरली ये देखिए यहां पर भी है t डॉट बैड आवर सेट 12 हमने किया, इसको इज इक्वल टू 74 कर दिया। अभी भी कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो होनी थी इसके कॉल होने से। इसका इज इक्वल टू 74 करने का मतलब ये है कि एक्चुअली आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, उसको वैल्यू वो डायरेक्टली वैल्यू सेंड कर रहे हैं बस ना। तो एक्चुअली आप इस केस में बाकी फ्रेंड्स छोड़ नहीं, और आप आपका प्रोग्राम सही चल रहा है और वो सही नहीं। ओके, ऑलराइट। डिफॉल्ट मेंबर बाय जनरेशनलाइजेशन, ये हमने पहले पढ़ी थी। ये भी सबको समझ में आ गई बात? ये क्या हो रहा है? ठीक है, एक बात याद रखें, अगर आपकी कोई क्लास है, उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट है और वो आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं, क्या नहीं आने आप बार वो हो सकते हैं। अगर एक क्लास है, उस क्लास के अंदर एक एट्रीब्यूट है और वो आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं, अगर आप मेंबर इनिशियलाइजेशन नहीं करें तो उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे इसके अंदर आएंगे तो क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट एट्रीब्यूट है तो उसकी डिक्लेरेशन के साथ ही उसकी असाइनमेंट होनी चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि हेडर फाइल में ही जहां आपने बनाया है उधर ही असाइन करना है। ये नहीं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक और एट्रीब्यूट बनाया तो इंटीजर ऐसे t इक्वल मेरा कांस्टेंट और उसकी वैल्यू बनी, लेकिन इसका मसला है वो तो काटता है देखो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम
लेकिन अब मैं कहता हूँ हर ऑब्जेक्ट की वो डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट की क्लास है, उसमें जो रोल नंबर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों कांस्टेंट होना चाहिए? क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी आईडी जो है वो हमेशा आपकी हमेशा के लिए कांस्टेंट होनी चाहिए। बस आपका नाम शायद कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल चाहें तो अपना नाम चेंज करवा सकते हैं। बाय लॉ आप अपना नाम चेंज करवा सकते हैं। लोग अक्सर कन्वर्ट होते हैं अपना नाम चेंज करवा, तो उसे आप नाम पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी नेशनल आईडी वो क्या होगी? वो कभी चेंज नहीं। ठीक है, आपकी पासपोर्ट आईडी जो पूरी इंटरनेशनली होगी वो भी कांस्टेंट है। तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इसके साथ में ये बात समझ में everybody understand? ठीक है? So always remember this कि अगर आपके constant attributes हैं तो वो मेजर मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू इनिशियलाइज है। और एक और बात, अगर आपने constant ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसकी भी इनिशियलाइजेशन जो है वो मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू इनिशियलाइज होगी, वरना इनिशियलाइजेशन नहीं होगी। ये जिसने वेक्टर बना लिया और ये देखिए ये तो बड़ा सिंपल है। डेट 1 बनाई, डेट 2 बनाई और ये डेट 1 डॉट प्रिंट कॉल किया। बाकी इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू एक्चुअली वो क्या मेंबर बाय मेंबर इनिशियलाइजेशन करता है। ठीक है ना, ये पता ना? ठीक है। और सॉरी ये इसने क्या बनाया? ये इसने कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये कांस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है इसका मतलब क्या है? अब ये डिनर है, अब डिनर जो है डिनर टाइम हर एक का डिफरेंट है ना, और वो डिनर टाइम लोग चेंज नहीं करना चाहते कि मैं आज डिनर तो मेरे घर कॉन्ट्रैक्ट लेकिन नून है या मिडनाइट है। अब ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वो हर एक के लिए सेम है। नून इज 12 PM और व्हाट इज मिडनाइट? मिडनाइट इज आई मीन 12 AM है ना, यही है ना, 000000। Does it make sense? ठीक है, so this should be a constant and this should not be changed. ये बात सुनाई? तो एक और बात सुन लें, अगर आपने नून का क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके थ्रू अगर आप प्रिंट यूनिवर्सल कॉल करते हैं और अगर आप एंड में कांस्टेंट लगाना भूल गए तो क्या रोल है? वही मैं नहीं कॉल कर सकता जो कांस्टेंट। इस तरह आपसे गेटर कॉल करें वो आपको याद देगा, सेंटर कॉल करेंगे आपको वो चपेट मार देगा कि भाई आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बस मैं ये देखिए आपको दिखाता हूं, मैं ये एग्जांपल है, ये देखिए ये इसने मेन बनाया, ये इसने टाइम वेकअप बनाया जो कि कांस्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम नून बनाया जो कि कांस्टेंट है। इसे सेट करेंगे। अब इसने नून डॉट वेकअप डॉट सेट आवर कॉल किया 18, ये बिल्कुल ठीक है, बट इस पे नून डॉट सेट आवर में मैं आप 12 दोबारा भेज दूंगा, वो क्या करना है आपको दोबारा चेंज करने की जरूरत, चाहे मैं वही वैल्यू दोबारा भेजूं वही नहीं, आप सेट कॉल नहीं। इस तरह हम नून डॉट प्रिंट स्टैंडर्ड कॉल करेंगे, ये भी ये कॉल नहीं करते हैं क्योंकि आप मैं कॉन्स्ट लगाना भूल गया। ओके, तो आप एंड में कॉन्स्ट लगाएं फिर ठीक है। जैसे हमने मिडनाइट का ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास में, हां ठीक है, तो उसको हम उधर ग्लोबल में नहीं बना सकते कि अगर हम प्राइवेट में बनाएंगे फिर तो हर जब मैं एक बनाऊंगा उसका ऑब्जेक्ट क्लास फॉर एग्जांपल टाइम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो हर दफा क्रिएट होगा, उससे चाहिए मैं क्लास पे ग्लोबल भी बनाऊं, क्लास भी बनाऊं, मैं ग्लोबल भी बना सकता, ठीक है, लेकिन लाभ में नहीं, मुझे ग्लोबल चाहिए, मैं कहीं भी इस पोर्शन में चाहिए हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना, सुना है ना? अच्छा, अब आप दो चीज बताते हैं इसका नाम कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि मैं एक क्लास के अंदर एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, जैसे मैं अभी बताता हूं आपको, एम्प्लॉय की एक क्लास बनाएगा, एम्प्लॉय की क्लास के अंदर उसकी दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक है उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ये कांस्टेंट होगी या नहीं होगी? डेट ऑफ डेथ को छोड़ते हैं, लेकिन डेट ऑफ हायरिंग, डेट ऑफ जॉइनिंग, और डेट ऑफ जॉइनिंग इज आल्सो ए कांस्टेंट, ठीक है। आगे आप ये करते हैं, ये डेट की क्लास में इसके अंदर एक तो ये एक क्या है, एक तो ना ये एक स्टैटिक डेटा मेंबर रखा है। स्टैटिक डेटा मेंबर का मतलब पता क्या? स्टैटिक डेटा मेंबर का मतलब पता क्या? मैंने मंथ का एक मंथ्स पर ईयर का एक वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू रखी है। ये ना एक एट्रीब्यूट है जो कि स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या है? ये किसी ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है,
और ये किसका हिस्सा है? स्टैटिक में बनेगा। ये स्टैटिक मेमोरी में जाकर इधर ये स्टैटिक मेमोरी में जाकर एक वेरिएबल होता है इसका नाम होगा क्या? मंथ्स पर ईयर। ओके, तो एक बात सुन लें, ये जो डेट है, डेट के एट्रीब्यूट क्या है? ऑफ कोर्स आवर, मिनट और सॉरी मंथ, ईयर और डे, है ना? 12 बाइट है ना? अब ये जो एट्रीब्यूट है मंथ्स पर ईयर, ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं है। ये किसमें? ये क्लास का डेटा मेंबर है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर नहीं। ये बात समझ? जो क्लास डिफाइन करनी है क्रिएट हो जाएगा। क्लास हमने डिफाइन कर दी, क्रिएट हो चुका है, ठीक है? ऑलराइट, और इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 12 कर दी, यहीं पर ही वैल्यू सेट हो गई, ठीक है? ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? और कांस्टेंट की है, कांस्टेंट का मतलब क्या है? चेंज भी नहीं होगी। ये चेंज भी नहीं होगा, यही ठीक है? ये बात समझ? आगे सुने बात, आप इधर आ जाएं, ये इसने 3 एट्रीब्यूट रखे, 12 इसका अगर मैं साइज ऑफ करूं, ये डेट का साइज ऑफ करूं तो 12 आएगा, 16 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो 4 बाइट हैं जो कि मंथ्स पर ईयर के, वो स्टैक पर नहीं बदले। साइज ऑफ जो फंक्शन है वो बताता है स्टैक पर कितनी मेमोरी है। इसीलिए जब हम पॉइंटर के थ्रू जब मेमोरी बनाते हैं तो उसे बताता है कि मेरे पॉइंटर का साइज होता है, वो ये नहीं बताता कि मैंने हीप पर जो मेमोरी लोकेट की वो नहीं, ठीक है? इधर आ रहे हैं, अब वो एक एम्प्लॉय क्लास में आता है। बाय द वे ये आप खुद देख लीजिएगा, ये डेट क्लास ने से इनिशियलाइज में रखी है, और ये इसने एम्प्लॉय क्लास में बड़ी कमाल का क्लास है। इसमें से ये एम्प्लॉय में क्या किया? बाय द वे ये एसटीडी कॉलम तुम्हें नजर आया ना, तो उसका मतलब ये कि वो ऊपर ना यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी अगर वो लिख दे तो उसके बाद सिंबल तुम स्ट्रिंग लिख सकते हो। तो उसमें एम्प्लॉय में दो एट्रीब्यूट तो ये है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और जो तीसरा एट्रीब्यूट है वो कांस्टेंट डेट बर्थडे और कांस्टेंट डेट हायर। ये दोनों कांस्टेंट्स क्यों हैं? क्योंकि चेंज नहीं होती। बाय द वे अगर वो एम्प्लॉय आईडी रखता है तो वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए थी, ठीक है? एक है अभी मैं रखी है। अच्छा देखिए बहुत है मेरी बात, जब यहाँ पर अब बाय द वे कंस्ट्रक्टर देखें, जो एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर को 4 एट्रीब्यूट पास होते हैं। इसका स्ट्रिंग फर्स्ट नेम होगा, स्ट्रिंग लास्ट नेम होगा, और डेट होगी क्या? कौन सी वाली? बर्थ डेट, और एक और डेट होगी तो होगी क्या? हायर डेट। ओके, और आप देखिए क्या करता है, ये लाइन देखिए जो हाईलाइटेड है, ये सबसे कंस्ट्रक्टर बनाया, फर्स्ट नेम इन स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर उसके साथ ही कॉल किया, और जो लास्ट नेम है वो भी उसने उसके कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और जो बर्थ डेट है उसके साथ ये वाली डेट ऑफ बर्थ यहां से पास हो रही है। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वाला? ये डेट का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है? जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, ये एक्चुअली से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल है, ये इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल है, बस है। और साथ ही इसके अंदर जाके डाल दो अनाउंस कर दो असाइनमेंट के साथ, बस है, ठीक है? एवरीबॉडी एग्री, ठीक है? एक्चुअली अगर आप देखें तो ये डेट का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है? कॉपी डेट का, कॉपी और कॉपी बनाने की जरूरत है ना? यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की, डेट में कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? जरूरत तो नहीं है। क्योंकि वो ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर एट्रीब्यूट्स कोई वो नहीं है, चेंज नहीं होना। तो वो आप डायरेक्टली बात में पॉइंटर होता तो फिर बस, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो लुक एट दिस, और फिर आपसे बात करें प्रिंटिंग की भी, ये आपके सारी एग्जाम्पल सारे सुन रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट, सो ये डेट बनाता है बर्थ, और डेट बनाता है हायर, और यहाँ पे बॉब और ब्लू रख देता है, इसका नाम है बॉब ब्लू, और बर्थ ये बन देता है और हायर, ठीक है? मेक सेंस? और ये जाके इसका प्रिंट करता है काम, और प्रिंट फंक्शन जो उसने लिखा और आप देख सकते हैं उसकी किया, ठीक है? हाँ मेक सेंस? ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो ये कंस्ट्रक्टर्स किस ऑर्डर में कॉल होते हैं इसे दिखाया हुआ है। So look at this, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये जो मेन में जब हमने डेट और बर्थ बनाई तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? और डेट ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसके लिए, है ना? फिर हमने डेट हायर बनाई तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर वो करता है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। अब जब ये बना तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा,
ठीक है, बॉब ब्लू है ना। अच्छा, अब अगली बात वो ये अच्छा उसके बाद क्या करता है, Restrictive means you have to pass. ये क्या हुआ है, ये 2 दफा डिस्ट्रिक्ट क्यों कॉल आप बताएं, होता मुझे याद पहली दफा तो है पहली दफा जब क्लास से बाहर आए, दूसरी दफा जब मेन खत्म हुआ है। हाँ पहली दफा जब क्लास से बाहर आए, दूसरी दफा मेन सर वो कॉपी इंस्पेक्टर हमारे ऑब्जेक्ट एक्चुअली जो हमने कॉम्प्यूटर बनाया तो जो अंदर कॉन्स्टेंट्स बने हुए हैं ऑब्जेक्ट वो डिलीट हुए, तो ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं ये जो अंदर है जो अंदर थे, और ये वाले ऑब्जेक्ट कौन से हैं जो ये जो बाहर बने हुए हैं बाहर फटे, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्ट्स हुए जो कि एम्प्लॉय क्लॉज के अंदर पड़े हुए हैं, और 2 ऑब्जेक्ट हुए जो कि ये यहाँ पर बने हुए हैं मेन के अंदर, तो ये 4 डिस्ट्रक्टर कॉल, ओके मेक सेंस, ठीक है। और एक छोटी सी बात वो ये कि ये वाले जो 2 डिस्ट्रक्टर्स हैं इनकी तो यहाँ पे 2 लाइनें आई हैं, जो एम्प्लॉय के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी लाइनें क्यों नहीं आई, क्योंकि वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे थे और वो हमने बनाई नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा वाला कॉल हो गया होगा जो सिस्टम का और उसके अंदर कोई मैसेज नहीं, शैडो कॉपी वाले, शैडो कॉपी जो करता है, हाँ वो शैडो कॉपी Shadow करेगा, copy. फाइन कर दे, ठीक है, क्योंकि हमारे डेट है, डेट में कोई और नहीं ठीक हो। ठीक है। ऑलराइट, बेटा बात सुने, हम जिस तरह से आम लाइफ में देखते हैं कि हमारे पास 2 दोस्त, फॉर एग्जाम्पल शयान तुम्हारा ये जान से जानशे दोस्त है, अब तुम एक दोस्त हो तो तुम्हें काफ़ी एक दूसरे की उदास है ना, तुम्हें उसकी ठीक है, ये मुस्कुराहट है वो सब साथ, अच्छा फ्रेंड को